नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या हमारी संसद, हमारा पार्लियामेंट संविधान को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हें भी छीना जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आप जानते हैं एक ही जगह छिपा है, भारतीय संविधान के एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल में, आर्टिकल 368। अब देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये तो संविधान की आत्मा को समझने की एक चाबी है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हमारा ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ, ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है। ये प्रतीक है इस बात का कि भारत में कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई भी सुप्रीम नहीं है। सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च है ये दस्तावेज, भारत का संविधान। और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं संवैधानिक सर्वोच्चता या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जिस पर हमारा पूरा का पूरा लोकतंत्र खड़ा है। तो फिर एक सवाल मन में आता है ना, कि एक दस्तावेज जिसे 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया था, वो आज के इस डिजिटल जमाने में आज की जरूरतों के हिसाब से रेलेवेंट कैसे है? क्यों हम संविधान को एक जीवंत दस्तावेज यानी कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है, वो है इसकी बदलने की क्षमता, मतलब अमेंडमेंट का प्रोसीजर। हमारे जो संविधान निर्माता थे वे बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझा। देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे। एक था ब्रिटेन का मॉडल, जहां संविधान बहुत ज्यादा लचीला है, जिसे पार्लियामेंट आसानी से बदल सकती है। दूसरा था अमेरिका का मॉडल, जो बहुत ज्यादा कठोर है, जहां बदलाव लाना बेहद मुश्किल है। तो हमारे निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक संतुलन बनाया। और इसी संतुलन का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, वो हमें मिलता है आर्टिकल 368 में। यहां पर एक बहुत जरूरी शब्द है जिस पर हमें ध्यान देना है, संविधायी शक्ति, या जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अब ये संसद की जो सामान्य कानून बनाने की शक्ति होती है ना, जिसे हम विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं, उससे एकदम अलग है। इसको ऐसे समझिए, लेजिस्लेटिव पावर से आप देश के लिए रोजमर्रा के कानून बनाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से आप उस किताब को ही बदल देते हैं जिसके आधार पर सारे कानून बनते हैं। मतलब इस शक्ति से पार्लियामेंट संविधान में कुछ नया जोड़ सकती है, कुछ बदल सकती है या कुछ हटा भी सकती है। अच्छा, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि संविधान में हर बदलाव एक ही तरह से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर चीज को बदलने का तरीका एक जैसा हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने, आप कह सकते हैं कि संशोधनों को उनकी इंपॉर्टेंस के आधार पर 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा है। तो चलिए एक-एक करके इन 3 रास्तों को समझते हैं। ये जो टेबल है ना, ये पूरी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं एक निचोड़ है। सबसे पहले देखिए साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, इसे ध्यान से समझिए। नए राज्य बनाना या नागरिकता से जुड़े कुछ नियम, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन इन्हें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, जो आर्टिकल 368 की स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। और तीसरा सबसे मुश्किल वाला, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ राज्यों का रैटिफिकेशन भी, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बचाता है। तो ये विशेष बहुमत आखिर है क्या? देखिए, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। इसमें असल में 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। शर्त नंबर 1, सदन की जो कुल स्ट्रेंथ है, जो टोटल मेंबरशिप है, उसका 50% से ज्यादा का सपोर्ट होना चाहिए। और शर्त नंबर 2, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने लोग सदन में मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, उनका 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। एक भी शर्त कम हुई तो बिल पास नहीं होगा। दोनों जरूरी हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मुश्किल वाली प्रक्रिया पर। इसे आप एक तरह का फेडरल चेक पॉइंट समझ सकते हैं। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। यह सुनिश्चित करना कि केंद्र सरकार अकेले ही ऐसे बड़े बदलाव ना कर दे जिससे राज्यों की शक्तियों पर असर पड़ता हो। तो इस फेडरल चेक पॉइंट से होकर किन चीजों को गुजरना पड़ता है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। ये सारे वो मामले हैं जो सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के बीच पावर बैलेंस से जुड़े हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। और सबसे मजेदार बात देखिए, खुद आर्टिकल 368 को अगर बदलना है तो उसके लिए भी राज्यों की सहमति चाहिए। ये एक तरह का लॉक है ताकि कोई सरकार इस पूरी प्रक्रिया को ही आसानी से ना बदल दे। तो पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलती कैसे है, आइए देखते हैं। स्टेप 1, बिल संसद के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। स्टेप 2, बिल को दोनों सदनों से अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना जरूरी है।
यहाँ पर एक और एग्जाम पॉइंट है। इसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। स्टेप 3, अगर मामला फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है तो फिर इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा, वहां सिंपल मेजॉरिटी से। और आखिरी स्टेप ये जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए। चलिए, हमने प्रोसेस तो पूरा समझ लिया, लेकिन क्या पार्लियामेंट की इस शक्ति पर कोई लिमिट है, कोई रोक है, या ये अनलिमिटेड है? अब हम इसी शक्ति के संतुलन को देखेंगे। इसमें हम प्रेसिडेंट के रोल को समझेंगे और उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आएंगे कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है। प्रेसिडेंट की भूमिका यहाँ बहुत सीधी और स्पष्ट है, और ये भी एक बहुत ज़रूरी एग्जाम पॉइंट है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद ये नियम बना दिया गया है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उन्हें उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। मतलब इट इज़ मैंडेटरी। वो उसे ना तो अपने पास रोक कर रख सकते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। उन्हें हाँ कहना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दशकों तक चले एक बहुत बड़े टकराव की कहानी है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच की। एक तरफ है आर्टिकल 13, जो कहता है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स को छीनता है तो वो जीरो हो जाएगा, वो अमान्य होगा। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने 24वें अमेंडमेंट से आर्टिकल 368 में जोड़ दिया कि आर्टिकल 13 की ये बात संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। मतलब पार्लियामेंट कह रही थी कि हम अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स भी बदल सकते हैं। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। 1973 में आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया और साफ कर दिया कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को, उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आर्टिकल 368 हमारे संविधान की वो धड़कन है जो उसे वक्त के साथ जिंदा रखती है, उसे बदलने और विकसित होने का मौका देती है। ये कठोरता और लचीलेपन का एक बेहतरीन संतुलन है। लेकिन ये शक्ति अब अनलिमिटेड नहीं है। केशवानंद भारती केस ने इस पर मूल ढांचे के सिद्धांत का एक मजबूत ब्रेक लगा दिया है। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि संविधान का शरीर तो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई आर्टिकल 368 को समझता है तो वो ये भी समझता है कि भारतीय संविधान इतने बदलावों के बावजूद आज भी कैसे जिंदा है और प्रासंगिक है।